हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आ लेक्चर नंबर 30। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया है, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जैसा कि नेम से ही क्लियर है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन प्रिपेयर करेगा? वो कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती हैं, यानी जो गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, वो प्रिपेयर करेंगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है? हम कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए, P&L प्रिपेयर किया नेट प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ऐसी बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। तो ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट कर सकें। हम ये फाइंड आउट कर सकें कि जो हमने प्रोडक्शन की है उसकी हमें कितनी कॉस्ट आई है, यानी उसकी कितनी लागत है। ओके, सो क्लियर है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड आउट कर सकें। ओके, और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, तभी आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओगे, अदरवाइज़ आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। ओके, और फिर उस केस में जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो आप ट्रांसफ़र कर देते हो ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब जो डायरेक्ट होते हैं वो ट्रेडिंग में चले जाते हैं और जो इनडायरेक्ट होते हैं वो P&L में चले जाते हैं। ओके, बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है तो तभी आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करोगे। क्लियर है बच्चे? अब अगर हम फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो हमने अभी तक यही बात करी है कि फाइनल अकाउंट्स का मीनिंग क्या है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट जो ऑर्गेनाइजेशंस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करती हैं उनके फाइनल अकाउंट्स में क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उनका फाइनल अकाउंट्स ये है। ठीक है, और कंपनीज प्रिपेयर क्यों करती हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? ताकि वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड आउट कर सके। ओके, क्लियर है? अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखने से पहले हमें कुछ चीज़ों को डिस्कस करना है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को अगर हम स्टडी करें तो उनकी टाइप्स क्या होती हैं? तो इसमें बेसिकली 3 टाइप्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ रॉ मटेरियल, सेकेंड वन इज़ वर्क इन प्रोग्रेस एंड थर्ड वन इज़ फिनिश गुड्स और completed goods. ओके, फर्स्ट इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मीन्स वो गुड्स, मतलब वो मटेरियल जिस पे अभी कोई भी वर्क नहीं हुआ। बस आपने उसको परचेज़ किया है बाहर से, अभी उस पर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल। सपोज़ आपकी जूस की कंपनी है तो आपने ऑरेंजेस परचेज़ किए, तो वो क्या हो गया आपके लिए? रॉ मटेरियल। नेक्स्ट वन इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। नेम से क्लियर है, वर्क इन प्रोग्रेस। दैट मीन्स ये वो मटेरियल है जिस पे प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब जो अभी कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बना बट जिस पे कुछ प्रोसेसिंग हो चुकी है। अब अगर हम यही एग्जांपल लें तो आप ऑरेंजेस से जूस बना चुके हो बट अभी वो पैक नहीं हुआ, तो मतलब ना आप इसको रॉ मटेरियल कह सकते हो बिकॉज अभी उस पर प्रोसेसिंग हो गई है, और ना आप उसको फिनिश गुड्स कह सकते हो। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब वर्क अभी किस में है? प्रोग्रेस में है, अभी उसका पूरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ। ओके बच्चे, नेक्स्ट है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब वो गुड्स जिस पे सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, मतलब जो गुड हमारा मार्केट में सेंड करने के लिए रेडी है, उसे हम क्या बोलेंगे? फिनिश गुड्स। अब ये देखो पैक हो गया, तो ये क्या हो गया? फिनिश गुड्स। ये है हमारा रॉ मटेरियल, ये वर्क इन प्रोग्रेस एंड ये फिनिश गुड्स। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है
अगर हम प्रोडक्शन कोस्ट की बात करें तो प्रोडक्शन कोस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन कोस्ट और वी कैन से मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट वो कोस्ट है जो आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो लागत लगी है उसे हम क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट में दो कोस्ट आती हैं हमारे पास, डायरेक्ट कोस्ट और इनडायरेक्ट कोस्ट। डायरेक्ट कोस्ट मतलब वो कोस्ट जो हमारी प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है वो आ जाएगा हमारे डायरेक्ट कोस्ट में, और जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है वो किस में आ जाता है? इनडायरेक्ट कोस्ट में। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम दोनों कोस्ट को जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं, यानी दोनों कोस्ट को मेंशन किया जाएगा, डायरेक्ट कोस्ट को भी और इनडायरेक्ट कोस्ट को भी। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट कोस्ट भी मेंशन करेंगे और इनडायरेक्ट भी, बट वही कोस्ट, इनडायरेक्ट कोस्ट वो वाली जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जो भी इनडायरेक्ट कोस्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है उसे हम किस में डालेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। ठीक है, अब देखो अगर हम डायरेक्ट कोस्ट की बात करें तो उसमें आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, जो मटेरियल आपने वो किया है, परचेज़ किया है प्रोडक्शन के लिए। डायरेक्ट लेबर, वो लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड हैं किससे? हमारी प्रोडक्शन से, वो आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? ज़्यादा डिटेल में भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस हल्का हल्का आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा? वो एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। इसमें आ जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल लाइक लुब्रिकेंट्स यानी ऑयल वगैरह, लूज टूल्स। ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है बट जो वर्क करती है, लाइक वेजेस जो हम सुपरवाइजर्स को देते हैं, और मतलब ये जो सपोज जो क्रेन ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं वहाँ के, तो वो इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाकी अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा, रेंट, डेप्रिशिएशन, ये सब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाता है। ठीक है, आपको आइडिया हो गया होगा थोड़ा सा। क्लियर है बच्चे? अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम कौन से एक्सपेंसेस को नोट डाउन करेंगे। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम शो करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब वो एक्सपेंसेस जो हमारे प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। और नेक्स्ट वन इज़ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड करते हैं, बट कंडीशन ये है दैट शुड बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, मतलब वही एक्सपेंसेस आएंगे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। ओके, फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार इसका। जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, सबसे पहली बात कि जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। ठीक है, ट्रेडिंग और P&L जैसा ही है, मतलब यहाँ पे भी ये पूरे ईयर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। फॉर द ईयर एंडेड आप डेट मेंशन करोगे। फॉर्मेट रहता है पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट भी लिखना होता है आपको यहाँ पे। क्लियर है? देखो हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री की, उसमें हमने किया था रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो आ जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, और फिनिश गुड्स की जो आइटम्स हैं वो आ जाएंगी हमारी किस में? ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी मैं आपको शो करती हूँ कैसे। मतलब जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस का होगा वो हम किस में डालेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, और जो फिनिश गुड्स का होगा वो हम किस में डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है? अब देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप क्या करोगे? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट साइड पे, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक हम डेबिट साइड पे डालते हैं, तो वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक जो है वो आप डेबिट साइड पे डाल दोगे, और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे। ठीक है, सेकेंडली आप इसमें लिखते हो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि इस साल कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया गया है वो लिखोगे। ठीक है, ये भी हमारा एक्सपेंस है ना। क्लियर है? अभी मैं इसको एक बार आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। फिर आप इसमें मेंशन करते हो फैक्ट्री रेंट, जो आपने रेंट फैक्ट्री के लिए दिया, फैक्ट्री लाइटनिंग। ठीक है, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब ये देखो ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो नहीं है। अगर हम पहले वाले क्वेश्चंस की बात करें तो हम इसे P&L में डालते थे, बट
जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी है तो जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं वो भी हमें मतलब इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो डेप्रिसिएशन जो प्लांट एंड मशीनरी पे लगेगा जिससे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो भी इसमें आएगा। अगर रिपेयर कराया प्लांट एंड मशीनरी को वो भी आप इसमें इंक्लूड करोगे, और बाकी भी कोई खर्चा हुआ है प्रोडक्शन से रिलेटेड तो वो भी यहाँ पर आएगा। क्लियर है? तो यही है कि ये नॉर्मली हम P&L में डालते थे, बट यहाँ पे हम किस में डालेंगे इसको, मैन्युफैक्चरिंग में, बिकॉज हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है बच्चे? तो हमने कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी। फिर जब हम इसको बैलेंस करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ट्रेडिंग में चली जाएगी, फिर ट्रेडिंग से निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वो P&L में चला जाएगा। फिर जो P&L से आएगा प्रॉफिट या लॉस वो किस में चला जाएगा, बैलेंस शीट में, कैपिटल साइड। ओके, ये चेंज जो है वो हमारी चल जाएगी। क्लियर है? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स वेस्ट। जैसे हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कुछ हमारा जो मटेरियल है ना वो वेस्ट हो जाता है। लाइक सपोज़ आप ड्रेसेस बनाते हो तो उसमें वेस्ट क्या हो जाएगा कि जो पीसेस बच जाते हैं, जो पीसेस ख़राब हो गए साइड के, अब जैसे कटिंग वगैरह करते हैं तो क्लोथ्स की तो पीसेस बच जाते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्रैप। मतलब जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ मटेरियल हमारा वेस्ट हो जाता है, तो फिर जब उस स्क्रैप्स को जब हम सेल करते हैं अगर उससे हमें कुछ मनी रिसीव होती है वो हम डाल देंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्या लिखकर, बाय सेल ऑफ स्क्रैप। ओके, सो हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, और रॉ मटेरियल का भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमने शो किया है, बट वो हमने डाल दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। ओके बच्चे, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है कि हमने कितनी कॉस्ट का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना मटेरियल अवेलेबल था, मतलब हमारे पास कितना मटेरियल इन टोटलिटी था और क्या बच गया। अब जितना मटेरियल हमारे पास था और उसमें से जितना बच गया उसका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब डिफरेंस क्या हो जाएगा कि हमने कंज्यूम कर लिया। मतलब अगर स्टार्टिंग में हमारे पास 50,000 का मटेरियल पड़ा था और अब 20,000 का मटेरियल बच गया लास्ट में, तो दैट मीन्स हमारा कितना कंज्यूम हो गया इस पर, 30,000। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि कितनी कॉस्ट का मटेरियल हमारे पास पड़ा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कि कितना मटेरियल आपके पास ऑलरेडी पड़ा था। नेक्स्ट इज़ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कितना आपने इस ईयर में परचेज़ किया, और अगर उस परचेज़ करने में कुछ हमारा कैरेज लगा वो भी आप इसमें ऐड कर दोगे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि कितना हमारे पास जो स्टॉक है, मतलब कितनी कॉस्ट का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। ओके, कितना हमारे पास पड़ा है। फिर जब उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दोगे, यानी जितना हमारा बचा हुआ पड़ा है, अगर आप उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है। क्लियर है? जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल आपके पास पहले पड़ा था 10,000 का मटेरियल, क्लियर है, और आपने बीच में इस ईयर में 1 लाख का मटेरियल और परचेज़ किया और उस पर आपको लगी 10,000 की कैरेज। तो इन टोटलिटी आपके पास कितना मटेरियल पड़ा है, 1,20,000 का। और जब आपने ईयर की एंड में देखा तो आपके पास पड़ा था 20,000 का मटेरियल। क्लियर है? मतलब ये तो बच गया ना हमारा, दैट मीन्स आपने कितना कंज्यूम कर लिया, एक 1,20,000 का आपके पास पड़ा था आपने और 20,000 अभी भी पड़ा है, तो मतलब कितना कंज्यूम हो गया, 1 लाख। तो 1 लाख क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ऐसे आपने फाइंड आउट करना है। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है हमारे पास
Prepare the manufacturing, trading and profit and loss account from the following figures relating to the year ended 31st December 2004. आपको प्रिपेयर करना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपके पास वेरियस फिगर्स गिवन हैं और कौन से ईयर से रिलेटेड, 31st of December 2004, यानी ईयर ऑफ प्रिपरेशन हमारा क्या हो गया, 1st January 2004 to 31st of December 2004, यानी हमारी ओपनिंग डेट क्या हो गई 1st जनवरी और क्लोजिंग डेट क्या हो गई 31st of December। क्लियर है बच्चे? स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है स्टॉक ऑन 1st जनवरी 2004। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, दैट मीन्स स्टार्टिंग डेट का है ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज ऑन परचेज, वेजेस, फैक्ट्री सैलरीज, ऑफिस सैलरीज, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, ऑफिस की गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है हमारे पास, सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं और क्लोथिंग स्टॉक गिवन है वेरियस मटेरियल्स का, रॉ मटेरियल का भी, वर्क इन प्रोग्रेस का भी और फिनिश गुड्स का भी, और सेल्स गिवन है। ठीक है, आपके पास ये डेटा गिवन है। अब आपको प्रिपेयर करना है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और P&L। सबसे पहले फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखोगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैंने आपको बताया था सिमिलर एज ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें भी हम क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड डेट लिख दोगे, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, ऐसे ही ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का भी फॉर्मेट प्रिपेयर कर लो। क्लियर है? हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। फर्स्ट आइटम है हमारे पास टू स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का हमारे पास गिवन है ओपनिंग स्टॉक। तो रॉ मटेरियल तो मैंने आपको बताया था कैसे शो करते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। तो सबसे पहले वही निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में कैसे निकालते हैं, उसमें हम लिखते हैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा 20,000। ऐड करते हैं परचेजेस जितनी हमने की, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितना जो स्टॉक है हमारे पास पड़ा है, और फिर उसमें हम जो हमारे कैरेज लगती है परचेज में वो भी ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं। देखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,60,000 और कैरेज 5,000। सो टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो हमारे पास अवेलेबल है कितनी है, 1,85,000। ये हमारे पास पहले से पड़ा था, ये हमने इस बार परचेज कर लिया। अब क्या करते हैं हम ये देखते हैं कि कितना हमारे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक अभी भी अवेलेबल है, मतलब कितना प्रेजेंट है। तो कितना हमने देखा था, क्लोथिंग स्टॉक गिवन है रॉ मटेरियल का कितना 20,500। इसे हम क्या कर देंगे, इसे हम लेस कर देंगे। तो लेस कर देंगे क्लोथिंग स्टॉक 20,500, बिकॉज इतना स्टॉक हमारे पास था, उसमें से इतना अभी भी है, यानी डिफरेंस जो है वो हमने कंज्यूम कर लिया। तो ये हमारे पास आ गया 64,500 रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके बच्चे, हो गया ये। नेक्स्ट है वर्क इन प्रोग्रेस का। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है कितना 14,000। ये कहाँ डाल दोगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट साइड में, टू वर्क इन प्रोग्रेस 14,000। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने कर लिया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज, वेजेस कहाँ चले जाएंगे, वैसे तो जाते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, बट अब ये किस में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, बिकॉज ये किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड। वेजेस कितने हैं 80,000। सो वेजेस हो जाएंगे 80,000 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्ट्री सैलरीज। जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ हैं उसे हमने सैलरीज दी, तो ये भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये कहाँ चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। सैलरीज कितनी है 30,000। सो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाएगा टू फैक्ट्री सैलरीज 30,000। क्लियर है बच्चे?
नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिस सैलरीज। देखो फैक्ट्री सैलरीज तो मैन्युफैक्चरिंग में आ गई, ऑफिस सैलरीज अब प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये ऑफिस एम्प्लॉयज़ की है, तो ये कहाँ चली जाएगी, P&L की डेबिट साइड में। टू ऑफिस सैलरीज 20,000। ओके, नेक्स्ट है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अगर हमने मशीनरी पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस करी है यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये कहाँ चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी 80,500 और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफिस इक्विपमेंट्स के मतलब ऑफिस से रिलेटेड है, ये कहाँ चला जाएगा, P&L में। P&L में रिपेयर्स और मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स 2,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी पे डेप्रिशिएशन लगा है, तो देखो मशीनरी के बिना प्रोडक्शन तो होगी नहीं ना, और रिड्यूस भी वैल्यू में मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही हुआ है, तो ये किस में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी 28,000 मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाएगा। और नेक्स्ट है डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स, ये कहाँ चला जाएगा, P&L में। कितना है, 9,000। P&L में चला गया डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट्स 9,000। ओके बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास सन्ड्री एक्सपेंसेस फैक्ट्री और ऑफिस। फैक्ट्री के चले जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में और ऑफिस के चले जाएंगे किस में, P&L में। फैक्ट्री के कितने हैं, देखो फैक्ट्री के हैं हमारे पास 5,000 और उसके हैं 18,000। तो देखते हैं, फैक्ट्री के डाल दिए हमने इसमें 5,000 और P&L में डाल दिए हमने 18,000 जो ऑफिस के हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट गिवन है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हमने यूज़ कर लिया था। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग 9,500, क्लियर है। नेक्स्ट है फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, मैंने आपसे बात की थी कि रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड आइटम्स आएंगी मैन्युफैक्चरिंग में और फिनिश गुड्स वाला आएगा ट्रेडिंग में। तो फिनिश गुड्स में जो ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का वो भी आ जाएगा डेबिट साइड और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा क्रेडिट साइड, जैसे हम पहले लिखते थे। ओके, नेक्स्ट गिवन है हमें सेल्स। सेल्स भी किस में आ जाएंगी, ट्रेडिंग में, बिकॉज उसमें तो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी है ना। ट्रेडिंग में आ जाएंगी सेल्स 3,90,000। अब सारी आइटम्स हमने ट्रांसफ़र कर दी, अब हम क्या करेंगे, इनको हम बैलेंस करेंगे, अकाउंट्स को करते हैं, क्लोज करते हैं अकाउंट्स को। जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर कि कितनी कॉस्ट है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करने की। ठीक है, कैसे आएगा, डेबिट साइड के आइटम्स को ऐड करोगे और क्रेडिट साइड के आइटम्स को लेस करोगे। हमारे पास आ रहा है 3,20,500, यानी 3,20,500 क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और मैंने आपको बताया था ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसलिए इन्होंने लिख दिया बाय ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 3,20,500। क्लियर है बच्चे। अब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो जब हम इसे क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। तो इसमें आ रहा है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर दोगे P&L में और फिर हमारे पास आ रहा है नेट प्रॉफिट। ओके, क्वेश्चन इज डन। क्लियर है बच्चे। एक बात नोट डाउन करना कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपने तभी प्रिपेयर करना है जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। अदरवाइज़ जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो हमारी आइटम्स होती हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। बट हाँ, अगर मेंशन्ड है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है तो आपको प्रिपेयर करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and press the bell icon. Have a nice day.